नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 55 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8। और दोस्तों चैप्टर नंबर 8 ना सिर्फ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बल्कि दोस्तों आपके निजी लाइफ से भी रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डिजिटल फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके निजी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि सारे लोग आज के समय में गूगल पे, फोन पे, यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं, ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं, क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे क्या चीज़ कहाँ पे मायने रखता है वो सारा चीज़ आपको जानने को आज के सेशन में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आज के सेशन पर आप लोग अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी कभी आप www.helpinggauravcom के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको जो है बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर में क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों, गूगल पे से 499 रुपीज आपको पे कर देना है। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना जो है पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन आपको अपलोड कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद के हम लोग चलते हैं पेज नंबर 138 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कल हम लोग SMTP और POP3 के बारे में बात किए थे। आज दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर 8 जो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, डिजिटल फाइनेंस जो होता है उसमें जो बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान में दुनिया जो है, वर्तमान में पूरी दुनिया, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जो है डिजिटलाइजेशन की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत तेजी से क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यानी कि डिजिटलीकरण हो रहा है। ठीक है, सारा चीज डिजिटल हो रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, आसान पहुंच और टाइम की बचत। क्या हो, आसान, लोग जो है आसानी से जो है एक सिस्टम तक पहुंच सके और समय की बचत हो। किसी भी समय आप रात के 12 बजे भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट इत्यादि के माध्यम से डिजिटल सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजिटल सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन के आविष्कार ने, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। क्या किया है, ये सारा चीज जो है ना, फाइनेंशियल सर्विस पर बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव डाला है। आज कंप्यूटर और मोबाइल फोन के जरिए कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है और साल के 365 दिन 24/7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन अकाउंट डिटेल्स, मनी ट्रांसफर, पे बिल, टिकट बुकिंग इत्यादि जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो भी आपको जानना होता था कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है, कितना पैसा आपके अकाउंट में जमा हुआ है, कोई पैसा आया है या नहीं आया है, तो आपको 10 बजे का इंतजार करना होता था। बैंक खुलती थी तब आप बैंक जाते थे और 10 बजे आपको लाइन में लगते थे, फिर आपको पता चलता था और उसके बाद पैसा निकालना होता था। सारा चीज बैंक में जाके होता था। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन जब से हुआ तब से क्या हुआ कि ये सारा काम आप अपने अकाउंट में किसका पैसा आया वो तुरंत फोन पे, गूगल पे आप किसी भी जो है जो भी ऐप वगैरह होता है उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत आसानी से किसी को पैसा भेज सकते हैं, पैसा रिसीव करते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। ये किससे पॉसिबल हो पाया, तो डिजिटलाइजेशन से हुआ। डिजिटलीकरण जब हो रहा था तो इससे जो है हम सबको जो है इन सारी चीजों का फायदा हुआ है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं डिजिटल फाइनेंस टूल। ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल जो टूल होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे डिवाइसेस जिनके माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज किया जा सकता है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल कहलाता है। ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल किसे कहते हैं, जिसमें हम डिजिटल फाइनेंशियल जो है ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल कहते हैं। जैसे में क्या, ATM हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, UPI हो गया, ठीक है, E-वॉलेट हो गया, ठीक है, इसके अलावा POS मशीन हो गया। ठीक है, ये सारा चीज क्या है दोस्तों, डिजिटलाइजेशन एक टूल्स है। ठीक है, ये सभी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के उदाहरण है। तो डिजिटल फाइनेंशियल का अगर आएगा तो आप ये समझ रहे हैं, गेमिंग का अगर कोई आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो आप गेमिंग वाले पे टिक नहीं कर दीजिए। कोई गेमिंग का ऐप दे सकता है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशन का ऐप दे सकता है। तो फाइनेंशियल के बारे में पूछेगा तो ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा चीज जो है फाइनेंशियल एक टूल्स है। ठीक है,
इनके बारे में ही आपको समझना है और इसी पर आपको टिक भी करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग OTP, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वन टाइम पासवर्ड। एंड QR का फुल फॉर्म क्या होता है, QR सभी लोग जानते हैं, QR कोड। ये QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। Q का मतलब क्विक और R का मतलब रिस्पॉन्स। QR कोड का मतलब यही होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं OTP के बारे में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, OTP एक पासवर्ड होता है। OTP क्या होता है, एक पासवर्ड होता है जो केवल एक लॉगिन सेशन, जो केवल एक बार लॉगिन सेशन, एक ट्रांजैक्शन, एक बार पैसा भेजने के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, एक काम करने के लिए ही वो वैलिड होता है। OTP 6 नंबर का एक कोड होता है। OTP क्या होता है, एक 6 नंबर का कोड होता है, जिसे वन टाइम पासवर्ड, जिसे क्या कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड या डायनेमिक पासवर्ड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वन टाइम पासवर्ड को डायनेमिक पासवर्ड भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन टाइम पासवर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा डायनेमिक पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, OTP एक क्या है, स्टैटिक। ठीक है, OTP एक स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सिक्योर होता है। OTP जो होता है ना, वो स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में एक अधिक सिक्योर माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक ही ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। इसकी समय सीमा 10 मिनट तक होती है। अगर 10 मिनट तक आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, OTP डाल के सबमिट नहीं करते हैं, तो वो OTP अनवैलिड हो जाएगा, फिर उपयोग में आपके नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं, उसके बाद यह एक्सपायर हो जाता है। 10 मिनट के बाद क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी होता है उसी पर भेजा जाता है और वहीं से आपको OTP डालना होता है। OTP काफ़ी सिक्योर चीज़ है, OTP किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अलग अलग तरीके से दोस्तों आज के समय में फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारा उदाहरण एग्जाम्पल है दोस्तों। कुछ लोगों को आज के समय में ऐसा आता है कि हाँ, घर पे आपको पैकिंग करने के लिए हम अगरबत्ती दे देंगे, पेन दे देंगे, ठीक है, कुछ भी दे देंगे, तो आपको जो है आपको घर बैठे रोजगार मिल जाएगा और उसके बदले में आपसे जो है कुछ रजिस्टर चार्ज 2500-3000 रुपये करके पहले आपसे बहुत कम अमाउंट मांगा जाएगा, 1100 रुपया, फिर उसके बाद फिर मांगा जाएगा। इस तरह से दोस्तों फ्रॉड होता है। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा भी फ्रॉड देखने को मिला था कि जैसे कि बहुत सारी कंपनी है जो घर तक जो है सामान पहुंचाती है बिना किसी कंपनी का नाम लिए। तो आप बिना कोई सामान ऑर्डर किए हुए भी आपके घर में सामान आ गया कि जो है भैया ये आपका सामान आया हुआ है, कोरियर आया हुआ है, पार्सल आया हुआ है। ठीक है, अब आपको लगता है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं है, लेकिन वो बहुत ही सस्ता सामान होता है, 100 रुपये का, ठीक है, 99 रुपये का, और बोला जाए कि 99 रुपये का ये चश्मा आया था, ये शूज़ आया था, तो आपको लगा चलो 99 रुपये का है, ले लेते हैं, और उसके बदले में वो रिसीव कराने के लिए OTP मांगता है। जैसे आप उसको OTP देंगे ना, वो OTP ले लेगा और उसके बाद जैसे वो आपको कोरियर देके निकलेगा, 5 मिनट के बाद जैसे वो आपके घर से दूर जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो ये सारा दोस्तों बहुत तरह का फ्रॉड होता है। तो याद रखना है कि OTP वगैरह शेयर किसी को नहीं करना है। हाँ, कुछ लीगल वेबसाइट भी हैं जहाँ से आप सामान ऑर्डर करते हैं तो OTP देना होता है, तो वो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत सारे जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वो सब वाले को OTP देना होता है, लेकिन वो एक सही चीज़ होता है और वहाँ देना आवश्यक होता है। तो OTP किसी को शेयर नहीं करना। ये मैं एक्स्ट्रा क्लास से रिलेटेड, जो क्लास का नई चैप्टर है लेकिन आपके निजी जीवन से रिलेटेड है, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे समय एक्स्ट्रा लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं QR कोड के बारे में। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, QR कोड एक तरह का जो है क्या है, बार कोड है, जिसमें डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या होती है, डॉट डॉट जो बनी होती है उसी एक क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसे मैट्रिक्स बार कोड, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बार कोड या 2 डायमेंशियल बार कोड होता है। क्या होता है, डायमेंशियल बार कोड। याद रखिएगा, मैट्रिक्स बार कोड या 2 डायमेंशियल बार कोड भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो QR कोड को। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि QR कोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मैट्रिक्स बार कोड या फिर 2 डायमेंशियल बार कोड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इसे पहली बार 1994 ईस्वी में, यानी कि QR कोड को पहली बार 1994 ईस्वी में जापानी कंपनी डेंसो वेब द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो डेंसो वेब द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, जो एक जापानी कंपनी थी। पूछा जाएगा कि QR कोड को किसने डिजाइन किया, तो डेंसो वेब के द्वारा डिजाइन किया गया था 1994 ईस्वी में। ठीक है, इसे QR स्कैनर या मोबाइल कैमरा द्वारा स्कैन किया जा सकता है। QR कोड में कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे में बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हो या किसी वेबसाइट का URL हो या फिर इत्यादि कुछ भी हो सकता है। QR कोड 2 प्रकार के होते हैं। QR कोड कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैटिक क्यूआर कोड होता है, दूसरा डायनेमिक क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक स्टैटिक क्यूआर कोड होते हैं, एक डायनेमिक क्यूआर कोड होते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्यूआर कोड 1994 ईस्वी में जापानी कंपनी के द्वारा डेंसो वेब द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, क्यूआर कोड को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो मैट्रिक्स बार कोड या 2 डायमेंशियल बार कोड के नाम से भी जाना जाता है। ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी 6 डिजिट का होता है। ठीक है, ओटीपी का फुल फॉर्म 1 टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, ओटीपी हमेशा रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं जो दोस्तों मैंने आपको फिर से रिवाइज करवाया है। अब दोस्तों यूपीआई के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान में रखना है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का ये फुल फॉर्म है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है। एनपीसीआई, यूपीआई, ओटीपी, ठीक है, ये सारा फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म। एनपीसीआई द्वारा जो है यूपीआई को डेवलप, देख सकते हैं यूपीआई जो है एनपीसीआई द्वारा डेवलप एक क्या है? इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। क्या है? तो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कोई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। याद रखिएगा, यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक अकाउंट को, 1 2 3 4 आप अकाउंट को जो है अपने जो है मोबाइल एप्लीकेशन में कंबाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कई बैंकिंग सर्विसेज को भी कंबाइन करता है, जैसे में बैंक जो है इंक्वायरी हो, फंड ट्रांसफर आदि इत्यादि का काम करता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा 11 अप्रैल 2016 में मुंबई में आरबीआई के गवर्नर जो है डॉक्टर रघुराम जी राजन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो यूपीआई से रिलेटेड था। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा जो है एनपीसीआई जो 11 अप्रैल 2016 ईस्वी में मुंबई में आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। उसके आगे दोस्तों आगे बढ़े तो देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीआई। यूपीआई के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बैंक अकाउंट होना चाहिए, डेबिट कार्ड फॉर क्रेडिट जो क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग MPIN, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये MPIN का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये MPIN का फुल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मार्टफोन विथ इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए लिंक्ड विथ अकाउंट से। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दो है हाउ टू रजिस्टर फॉर यूपीआई के बारे में दोस्तों हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे, कैसे हम लोग रजिस्टर करते हैं। दोस्तों ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट हुआ है आज का सेशन, और कल का भी सेशन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारा सेशन जो है आपके एग्जाम के साथ साथ आपके निजी जीवन से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया हो। सेशन अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मैं फुल फॉर्म बताया हूं सारा को आप जो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।